अब बात करते हैं हम सत्यपाल मलिक साहब की। तो सत्यपाल मलिक साहब की मित्रता थी और जेटली साहब के साथ में। जेटली साहब जो थे वो इंटेलेक्चुअल इंसान थे काफ़ी। तो उन दिनों बात थी कश्मीर में 370 हटा, मतलब तय नहीं हुआ था लेकिन आगे कुछ ऐसा हो सकता है। तो एन वोरा साहब तो उस पर साइन करते नहीं, ठीक है। एन वो तो ये बात पता चल चुकी थी बीजेपी को, तो अब किसी और आदमी को भेजना था। अब क्या किया जाए, ठीक है ना। और उस वक्त वो बुरहान वानी के बाद के हालात और वो सब कश्मीर में बिगड़ चुके थे। बीजेपी का जो एक्सपेरिमेंट जो था आपका, ये पीडीपी वाला, ये हमारे राम माधव जी का बताते हैं कि, मतलब ऐसा मुझे तो कंफर्म नहीं, लेकिन ये उनका ब्रेन चाइल्ड था इधर से, जो मतलब कहते हैं ना, बहुत बुरी तरह से फेल हुआ था। हो गया था। जनरली पीडीपी एक ऐसी पार्टी है जिसको, मतलब कहते हैं ना, वो ये सेपरेटिज्म और उनके जो कनेक्शंस थे इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट थे वो कहीं गुना ज़्यादा है, कहते हैं ना। इनफैक्ट मुफ्ती मोहम्मद सईद के लिए तो कश्मीर में ये कहा जाता है कि वो जमात इस्लामी के डिफैक्टो चीफ हैं पिछले 25 साल से। तो मुझे तो ये समझ में भी नहीं आया कि ऐसी क्या बुद्धि भ्रष्ट हुई कि आपने जो है इनके साथ अलायंस कर लिया, ठीक है, नहीं था। तो बट ये जब अलायंस फेल हुई तब तक पीएम को शायद ये समझ में आ चुका था कि कश्मीर के लिए अब डिफरेंट ट्रेजेक्टरी पर जाना है। और पीएम की एक ठीक ठाक अच्छी खासी, मतलब एक क्रेडिबिलिटी भी है कश्मीर के अंदर, ये हम कह सकते हैं लोगों में। ठीक है, आप ऊपर से देखिए, वो तो चूंकि जनता एक इस्लामिक सिस्टम के अंदर है से और उनको सपोर्ट करते वो, लेकिन वो भीतर ही भीतर ये जानते हैं कि ये आदमी और लोगों से अलग आदमी है, क्या से ना, चाहे वो फाइनेंशियल इंटेग्रिटी के मैटर्स हो या डिसीजन मेकिंग की बात हो। तो फिर अब ऐसे आदमी को लगाना था जिसके ऊपर संघ का टैग ना लगा हो। बिकॉज अगर आप किसी ऐसे आदमी को लगा दें जो शुरू से जिसके ऊपर एक हिंदुत्व का कुछ ब्रांडिंग हो रखी हो, तो फिर वैली के अंदर बड़ा बवाल हो जाएगा और ये कहा जाएगा कि साहब ये तो पूरा एक, आप एक एक्सट्रीमिस्ट को लेकर के आ गए, इनका उद्देश्य 370 हटाना था और उसको लेकर के कोई क्लैरिटी भी नहीं थी। तो उस लिहाज से सत्यपाल मलिक की इमेज, मतलब वो नॉन बीजेपी वाली इमेज थी। उन्होंने संघ के साथ उनका कोई एसोसिएशन रहा नहीं। बाद में उन्होंने 2004 के आसपास बीजेपी ज्वाइन की। उससे पहले वो कांग्रेस के साथ भी थे, चौधरी चरण सिंह के साथ भी थे। किसान नेता थे और थोड़ी सोशलिस्ट विचारधारा के नेता थे। इंटेलेक्चुअल आदमी थे, काफ़ी अध्ययन में उनको काफ़ी शौक था, इसलिए फिर एक क्लीन इमेज वाले आदमी थे। तो और एक तरह से सरकार के सिस्टम में चलने वाले आदमी थे, तो उनको कश्मीर भेज दिया गया। और वो एक्सपेरिमेंट कामयाब भी रहा उनका, क्योंकि वहाँ पर उनकी एक ग्रास रूट से कनेक्ट करने की जो अप्रोच जो थी, वो बोलते थे हमको कि भाई हमें पब्लिक से मिलाओ, ये करो। उनका कोई, हमारी जो एस्टैब्लिश जो एजेंसीज हैं उस तंत्र में उनका विश्वास नहीं था। बिकॉज तब तक क्या था कि कश्मीर के अंदर जो सारा जो सिस्टम चल रहा था, कश्मीर को एजेंसीज ही मैनेज कर रही थी, तो सबके अपने इंटरेस्ट डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो वही रूटीन, उसी ट्रैक से जो इन्फॉर्मेशन फ्लो होता है, एजेंसीज के अपने पुराने एसेट्स होते हैं, वहीं से जो चीज़ें आ रही हैं वही नैरेटिव ऊपर जा रहा है। वो एसेट्स भी डबल एसेट्स हैं, बिके हुए हैं, ठीक है। तो उसमें आपको कोई नई बात पता नहीं चल पाती थी। सत्यपाल मलिक साहब ने कहा कि यार मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, मुझे जो है एक नया सेटअप चाहिए। तो वो रिपोर्ट्स वगैरह हम उनको पब्लिक से बात करके, ऐसा नहीं कि आप वही सब लोग हैं क्या जिनके बारे में वो कहते भी थे कि मैं, जब मैंने बाद में सुना, मैं तो भाई डायरेक्ट मिलता था लोगों से, मेरे पे तो डायरेक्ट रिपोर्ट आती थी। ऐसा वो मैंने वो सारी तो हमने मीटिंग्स सोचा वगैरह, पता नहीं ये कहाँ निकलते हैं। अब हम तो कभी खबरों में पढ़ते नहीं, सत्यपाल जी कहीं अचानक गांव में पहुंच गए हो, पहुंचते कहाँ डायरेक्ट बात हो रही थी। तो वो एक उन्होंने शुरू किया था, लोगों से अपना फोन नंबर उन्होंने सर्कुलेट कर रखा था। वो नंबर देना शुरू कर दिया। वो सारे के सारे हम लोग के इनिशिएटिव्स थे, लोग उनको सीधे कॉल करते थे, बात करते थे। कश्मीर में देखिए, आप जब तक ग्रास रूट्स पर नहीं जाएंगे तब तक आप समझ नहीं सकते। बड़ी कॉम्प्लिकेटेड जगह है, मैं आपको सच बताऊं तो फिर उसका एक फायदा भी हुआ। आप उनके स्टेटमेंट्स देखें, देखिए सबसे बड़ी जो असेसमेंट हम लोगों की थी वो ये थी कि कश्मीरी लोगों में सबसे ज़्यादा गुस्सा जो था वो था कश्मीर की जो ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ है ना, एनसीपीडीपी के अगेंस्ट किया और वहाँ की हायर ब्यूरोक्रेसी के अगेंस्ट, क्योंकि उनको लगता था कि ये बेईमान है, पैसा खाते हैं। तो सत्यपाल मलिक साहब ने, ये हम लोग के असेसमेंट थे, फिर उन्होंने उसी चीज़ को उन्होंने कैपिटलाइज किया। अब उनके अक्सर स्टेटमेंट आते थे कि आप कश्मीर में देखिए कि यहाँ पर बड़े बड़े नेता मंत्री जो है उनके घरों में 50-50 कमरों के उनके घर हैं, 50-50 लाख के कालीन बने हुए हैं उनके घर में, और आप जो है हमारे बेचारे पुलिस के जवानों को क्यों मारते हैं? वो तो आप ही की तरह गरीब लोग हैं, अगर मारना है तो आप इन्हें मारें। तो नेक्स्ट डे राजभवन के बाहर कई सारे बड़े नेता आके खड़े हो गए बैग लेकर के कि ये तो मरवाएगा हमको, कि हमको राजभवन में रखो। तो ये सारी कहानियां होने लगी। बट पब्लिक के अंदर एक मैसेज चला गया कि एटलीस्ट जो है ना, ये सरकार, ये गवर्नर और ये प्राइम मिनिस्टर जनता के हक में कुछ करना चाहते हैं।
और उसका एक रिजल्ट ये आया कि 370 हटने के बाद पब्लिक की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। अब टेररिस्ट क्या बोलते थे, जो टेररिस्ट जो थे उनसे हम बात करते थे OGW वगैरह से, वो भी इस बात को लेकर के कई बार खुश थे कि जो है कि ये जो इन मेन स्ट्रीम जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं इनकी अच्छी खासी पिटाई हो रही है, क्योंकि ये दो तरफ खेलते थे। ये दिल्ली को कहते थे कि साहब आपका झंडा हिंदुस्तान का हम ही लेकर के खड़े हैं कश्मीर में, हम चाहेंगे तो 1 सेकंड में जो है वहाँ पर पूरा कश्मीर आपके खिलाफ हो जाएगा। और स्टोन पेल्टिंग भी यही लोग करवाते थे। और कश्मीरियों को क्या बोलते थे जा करके कि साहब हम लोग ही हैं जो बचा के रखे हुए हैं आपको हिंदुस्तान से, वरना दिल्ली चाहेगी तो दिल्ली बूटों तले रौंद देगी आपको, ठीक है। पाकिस्तान के साथ भी खेलते थे। बाद में तो जो है परवेज़ मुशर्रफ के आने के बाद तो कश्मीर की जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स है उसके अंदर पाकिस्तान की दखलंदाजी बहुत बढ़ गई। क्या मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन मेरी बात से कई लोग समझ जाएंगे। बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर वहाँ के इंक्लूडिंग एक्स चीफ मिनिस्टर्स रेगुलरली बात करते थे पाकिस्तान के नेताओं से। एक मंत्री जी की गाड़ी में तो जो है बुरहान वानी तक ने सफ़र किया है। इनफैक्ट जो कश्मीर के जो मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूशंस, एक बहुत बड़ा बैंक है कश्मीर का, उसके जो चेयरमैन जो थे उनको तो जब हम पता चला हमें कि वहाँ पर क्या गतिविधियाँ चल रही हैं, मैंने उनकी जो सारी जो कहते हैं ना अपने जो हमारे सोर्सेज थे उनसे बात करके पता चला तो वो तो पूरी तरह से टेरर फंडिंग में इन्वॉल्व था। और जब वो उसके इन्वॉल्वमेंट का पता चला तो हरकतें क्या सामने आएगी। 40 लाख के कोलैटरल के ऊपर 40 करोड़ के लोन दिए जा रहे थे। अब वो लोन जो दिए जाते थे उसमें एक हिस्सा कमीशन का जो है सारे बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स जो है उनको जाता था, सेपरेटिस्ट जो हैं हुर्रियत वालों को जाता था, बाकी टेरर फंडिंग में। और जो लोन लेके गया वो डिफॉल्टर बन करके गायब हो जाता था। और वो जो उसका जो चेयरमैन जो था उस बैंक का, उसको पाकिस्तान से फ़ोन आते थे। जब मैंने जाकर के कंप्लेंट की, मैंने जाकर के हमारे बॉस को बताया तो उन्होंने एक बड़े आला अफसर थे वहाँ पर, बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट थे, उनको बुलाया कि भाई बताइए पांडे जी क्या कह रहे हैं, मतलब ऐसा ऐसा है। अगले दिन फिर उन्होंने रिपोर्ट भेजी कि साहब इसकी हमने CDR निकलवाई है, इसको तो पाकिस्तान से कॉल आता है, वो बोलते हैं कि साहब आप इसको सेलेक्ट करिए, ये करिए। और उस बैंक के जो साउथ कश्मीर के अंदर जो ऑफिसर्स जो थे वो लोग बेसिकली OGWs का काम कर रहे थे मिलिटेंट्स के साथ में। ऐसे ऐसे जिन दफ्तरों में जिन घरों में बैंक के ऑफिस चल रहे थे, उन घरों का मालिक कौन? जमाते इस्लामी के लोग। जब वो किराया, जिस घर का किराया 50,000 होना चाहिए उसकी बजाय उसको 1.5-2 लाख किराया दिया जा रहा है, वो पैसा कहाँ जा रहा है? टेरर फंडिंग में जा रहा है। तो ये सब काम हुए सारे। अब बाद में सत्यपाल मलिक साहब का सरकार के साथ जो हुआ, उस वक्त तो देखिए वो बड़ी तारीफ ही करते थे। मैं आपको बताऊं, इनफैक्ट वो तो इनके साथ में भी पढ़े हुए हैं, डोल साहब के साथ कई उन लोग साथ में एजुकेशन भी था उनका। तो उस वक्त वो बड़ी तारीफ करते थे, PM की भी करते थे, डोल साहब की भी करते थे। और वो कहते थे कश्मीरियों को भी आपको इनसे बढ़िया PM कोई नहीं मिल सकता, इतना डेवलपमेंट पैकेज है, ये है इधर से सब कुछ। और मैंने उनके मुंह से कभी क्रिटिसिज्म सुना नहीं। लेकिन बाद में जो है उनके जो स्टेटमेंट्स वगैरह आए उसने सबको चौंकाया, है ना। तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कुछ पर्सनल ईगो इश्यूज की वजह से ज़्यादा थे, जो पॉलिटिकल कलर ले लिया उन्होंने। क्या कुछ ना कुछ जो ये किसान आंदोलन के टाइम में जो किसान कानून आए और उसके बाद शायद उनकी कुछ मुलाकात हुई थी PM से ना, और उसमें कुछ बातचीत हुई थी, उसको लेकर के थोड़े वो इमोशनल टाइप के आदमी थे सत्यपाल मलिक साहब, है ना। कई बातों से थोड़े से हर्ट हो जाते थे, तो वो उसलिए उन्होंने बोलना शुरू किया। और वो उनका एक प्रॉब्लम ये था कि वो बोलने पर शायद इतना नियंत्रण नहीं था क्या, तो इसलिए फिर वो सारे स्टेटमेंट्स उन्होंने इनके खिलाफ अब देना शुरू कर दिया से। बट मैं उन स्टेटमेंट्स को सपोर्ट भी नहीं करूंगा। बाद में जो उन्होंने बातें कही कि असर से सारी की सारी कुछ चीज़ें तो ऐसी थी जिससे जो है ना सीधा का सीधा हमारी नेशनल सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करने वाली थी और उस पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाली थी। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि उसके कारण जो थे ना वो पॉलिटिकल से ज़्यादा पर्सनल इश्यूज थे। क्योंकि उनको तो देखिए इस सरकार ने मतलब 3-3 जगह गवर्नर बनाया, तो उस तरह से उस लिहाज से वो सरकार से दुखी नहीं थे। और वो एक ज़माने में तो वो बड़ी तारीफ भी करते थे PM की, मैंने अपनी किताब में लिखा भी है, सब कुछ है। अब बाद में कई बार देखिए क्या होता है ना कि आदमी जब पर्सनली थोड़ा सा हर्ट होता है, क्या है ना, थोड़ा सा किसी का ईगो हर्ट होता है तो वो दुखी हो जाता है, क्या थोड़ा सा नहीं। और वो जाट थे, बड़े ग्रास रूट से उठे हुए थे, क्या है, तो आप एक जाट आदमी का ईगो हर्ट करेंगे तो। और कहीं ना कहीं देखिए थोड़ा सा मैं ये भी कहूँगा कि आई थिंक BJP RSS की जो वर्किंग स्टाइल जो थी उसके अंदर सत्यपाल मलिक, हालांकि मतलब BJP के साथ तो वो काम कर रहे थे अपना, RSS के साथ उनका कभी एसोसिएशन रहा नहीं, तो उसके अंदर वो उतने फिट नहीं थे।
बट बीजेपी जो सरकार में तो उनका एक ठीक ठाक से काम चल रहा था, तो मे बी लेटर स्टेज के अंदर ये जो पर्सनल इश्यूज आए होंगे, ये कहीं ना कहीं एक आपसी व्यवहार या बातचीत के दौरान कुछ बातें हुई होंगी, उससे ये चीज़ें निकल करके आई होंगी।